Hello students. In previous class we are discussing about packing fraction and we are now going to get some brief ideas about packing fraction. So what is packing fraction? मैंने जैसे कल बताया था रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। मैं और एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, packing fraction equals to volume of unit cell, okay, occupied by atoms, occupied by atoms, all divided by volume of unit cell. Okay, so इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मतलब क्या है इसका, जितना एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, 4/3 वॉल्यूम तो जानते होंगे क्यूब का। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्यूब यूनिट सेल का मतलब क्या, एक एटम का वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। ओके, देखो, एक क्यूब का वॉल्यूम तो है एक क्यूब, लेकिन एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम एक सर्कल टाइप का एक चीज है, एक स्फीयर टाइप का चीज है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। सो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय जितना नंबर ऑफ जितना उसका वॉल्यूम। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना? ए क्यूब। ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? एक स्क्वायर जैसे चीज होता है, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। सो और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। ठीक है, सो आर, व्हाट इज आर? आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ atom. Okay, A equals to A is length of unit cell. Okay, so here we are now going to some relation between R and A. So let's टेक इट फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। और सिंपल क्यूबिक सेल आर इक्वल्स टू A/2। वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर करके बता देता हूँ। ओके, एक आइटम में है, एक फेस में दिखना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट में किससे रहते हैं? हमारे 8 कॉर्नर पे रहते हैं। ठीक है, एक मान के चलो और एक ये है, दोनों फेस के, एक फेस में 4 रहते हैं ना कॉर्नर्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो, ये इसका सेंटर, सबको सेंटर जोड़ दिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक सेंटर में वो कितना है? आर है। और ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा कितना है? ए है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू A/2 दिख रहा है अपन को। ठीक है, ये रिलेशन आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, उसी तरह देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या स्ट्रक्चर कैसा था? atoms along face diagonal will touch each other here. Okay, in face centered cubic cell atoms along face diagonal will touch each other। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे एक है और मतलब एक फेस के सेंटर में होगा, तो मान के चलो ये फेस के सेंटर में है, ये और एक कॉर्नर है, यहाँ पे और एक है और यहाँ पे और एक है। ओके, सो ये सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सबका सेंटर
बुक में इसका स्ट्रक्चर दिया रहेगा, अच्छे से देख लेना। ओके, सो सबका सेंटर में ज्वाइन कर दिया और ये एक फेस आ गया। ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ये एक फेस है, ठीक है। एक फेस के चारों कॉर्नर पे 4 एटम्स हैं, ओके, और बीच में एक एटम है, ओके। सो सबको सेंटर को मैं कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम दिख सकते हैं ये कितना है, ये टोटल ये ए है, ठीक है। ये और जो रेडियस है एक सर्कल का वो कितना है आर, ये मतलब ये आर भी, ये आर और ये इतना 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 डिस्टेंस, इतना से यहाँ तक ये भी आर और ये भी आर, सारे आर आर। तो ये कितना हो जाएगा आर, तो ये कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि ये पूरा सर्कल का ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, ये 2r हो जाएगा और जो इतना पार्ट है कितना r हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 4r इक्वल्स टू ये टोटल, ओके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये r, ये 2r, ये r, तो 2r प्लस 2r 4r हो गया, ठीक है। 4r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये a है, उसी तरह ये भी a ही होगा, ओके। और तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये वाला a √2a हो जाएगा। सो हो गया 4r इक्वल्स टू √2a, ओके। 4r इक्वल्स टू √2a लिख सकते हैं हम, किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल्स टू √2 इंटू a/4, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। r इक्वल्स टू कितना आ गया 2a/4 √2, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 काट लेंगे, r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a/2 √2, a/2 √2 को लिख सकते हैं a/√a, जो कि यहाँ पे लिखा है, ओके। हो गया। अभी पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ओके। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सब अभी से पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके इनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाए हमको, ठीक है। ओके, अभी पढ़ेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कैसा रहता है, जैसे कि हम पढ़े थे पहले कि कॉर्नर में रहता है और जो बीच वाला और एक देखो 8 कॉर्नर पे रहता है और एक बीच में रहता है। मान लो कोई डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है, डायगोनल ऑपोजिट कॉर्नर 8 को मान लो और बीच में जो होगा बॉडी सेंटर, ये दोनों को टच करके गया होगा ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सबको सेंटर को कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया r हो गया इसका इतना, ठीक है। ये कितना हो गया 2r हो गया और ये कितना हो गया ये r हो गया। सो कितना लिखेंगे यहाँ पे 4r इक्वल्स टू ये r 2r r। तो एक क्यूब का जो डायगोनल है वो कितना होता है √3a होता है। वो तुमको पता होगा क्योंकि मान के चलो एक मैं क्यूब बना दिया, ठीक है, क्यूब बना दिया जैसे कि ये, ठीक है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा यहाँ तक, ये एक डायगोनल है, ओके। तो ये √3a होगा, ये हमको मतलब छोटे क्लास में हम पढ़े थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो डायगोनल एक है ना, एक पूरा का एक डायगोनल है, डायगोनल का 2 ऑपोजिट एटम्स और बीच में जो बॉडी सेंटर में रहता है उसी को उन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए 4r इक्वल्स टू √3a हो जाएगा, ठीक है। r कितना हो जाएगा √3a/4, ओके। अब ये हो गया। अब हम सब चीज़ पढ़ ली कि बॉडी सेंटर का, देखो यहाँ पे लिखा है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में r इक्वल्स टू √3a/4 है, ओके। हो गया अभी।
ठीक है, आगे वाले स्लाइड में पढ़ते हैं। ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी जेड इंटू एम अपॉन एन, ये सारे सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन किसे निकाला जाएगा और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सो अब हम पढ़ लिए हैं रेडियस ऑफ आटम एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूब के बारे में, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या क्या है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा। पहले तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, फिर पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। ठीक है, हम लिखे थे फॉर्मूला क्या था हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का, इक्वल्स टू जेड इंटू क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अपॉन ए क्यूब था। ओके, सो चलो पहले लिख देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एस सी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यू। ओके, सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कैसे निकालेंगे, हमारा यहाँ पे क्या था, ए इक्वल्स टू 2r था। ओके, मैं पहले स्लाइड में बताया था। ओके, ए इक्वल्स टू 2r था। सो कितना हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड कितना होता है 1 होता है। ओके, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू की जगह पर लिख देंगे कितना, आर क्यू ही लिख देते हैं। ठीक है, आर क्यू लिख देते हैं, ए की जगह पे 2r लिख देंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू 2r, तो 2r का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कि हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर में मैं भी करता हूँ। ठीक है, π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो π/6 कितना होता है 52.4%। इसका मतलब ये है कि जो पैकिंग इफिशियंसी है एक यूनिट सेल में एक आटम का, तो कितना पैक हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये 52.4% पैक्ड हुआ है। मतलब हम यहाँ पे एक नोट करेंगे चीज कि इन केस ऑफ पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स पैकिंग फ्रैक्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन एनी टाइप ऑफ एटम। अगर आइडेंटिकल एटम्स ले लेते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ एटम। ओके, तो और किसी अलग एटम पे डिपेंड नहीं करेगा अगर हम आइडेंटिकल एटम्स ले लेते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीसीसी के लिए, अब तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया, अब एफसीसी के लिए निकाल देते हैं। एफसीसी के लिए कितना था, जेड 6 इंटू 1/2 प्लस 8 इंटू 1/8, तो 4 था। ओके, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय इसका कितना था 4r इक्वल्स टू √2a था। मतलब यहाँ पे 4r इक्वल्स टू √2a था, तो r a क्यू जगह पर कितना लिखेंगे 4r/√2 का होल क्यूब। ओके, तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आ गया कितना फाइनली 74%। ठीक है, तो 74% ऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड कितना है 100 से माइनस कर लेंगे। उसी तरह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर कोई पूछेगा कि अनऑक्यूपाइड कितना है तो 100 माइनस 52.4% कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह अभी बॉडी सेंटर क्यूबिक का निकालेंगे BCC, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका जेड कितना था 2 था, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r इक्वल्स टू √3a था इसका। ठीक है, तो इसका कितना था 4r इक्वल्स टू √3a था, तो a क्यूब का हो जाएगा कितना 4r/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर में होल क्यूब। ओके, सो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो ठीक है, तो इसका आ गया कितना
68%। ओके, 68% आ गया इसका पैकिंग फ्रैक्शन। सो अगर कोई पूछेगा कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में अनऑक्युपाइड कितना है, अनऑक्युपाइड का पैकिंग फ्रैक्शन, तो हम बोलेंगे कि 100 माइनस 64 इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। ठीक है, सो ये खत्म हो गया पैकिंग फ्रैक्शन कि कितने पैक्ड हो गए, आपका कितना पैक्ड हुए हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है? एक्चुअली इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हिच इज टचिंग एन नियरेस्ट एटम एंड नंबर ऑफ दोज एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि एक एटम जो एक यूनिट सेल में है, एक क्यूब में है, वो अपने तरफ के आसपास कितने एटम को टच किए हुए हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब इन क्रिस्टल में एक एटम जो है वो कितने नियरेस्ट एटम को टच किया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ दोज एटम्स टू व्हिच द काउंटेबल एटम्स टचेस वी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो आई राइट द डेफिनेशन हियर। मिटा देते हैं। ठीक है, अगले वाले पेज में लिखते हैं, कोई बात नहीं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेट नंबर। ओके, ठीक है, तो लिखेंगे इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर okay, an atom which is touching an nearest atom number of those atoms is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेशन कर लेना। ओके, ये भी कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अब डेफिनेशन समझ में आएगा तुम लोगों को। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक के बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो था उसका एटम्स 8 कॉर्नर में रुका करता था। ठीक है, अगर तुमको मैं पहले से बोला था कि ये जो टॉपिक है तुमको 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर 3D इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो तो फिर तुमको रटना पड़ेगा, कोई एक चीज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि रट रहे हो तो फिर जेई मेन तक और नीट तक काम चल जाएगा, लेकिन जेई एडवांस तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी तक काम चल जाएगा, तुम सारे एग्जाम में ठीक ठाक कर लोगे, लेकिन जेई एडवांस में तुमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उसी के अंदर। ठीक है, सो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जो बात है इसको तुमको जैसे मान के चलो कि तुम जिस कमरे में बैठे हो उसी के जो मतलब फेसेस हैं, कितना फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस में सारे की तरफ एक एक कमरा लगा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो कमरा है वो एक क्यूब की तरह है। ठीक है, तो उसी के 8 कॉर्नर में 8 एटम्स मान के चलो। ठीक है, तो एक एटम्स कोई एक को चुन लो। ठीक है, कोई एक जो है वो अलग दूसरे कमरे वालों से के साथ कितने एटम के साथ जुड़ा है वो देख लो। वो कितना हो जाएगा,
एक तो वो जो एज में है उसी के नीचे वाला एक, उसके उसके पैरेलल वाला एज में एक, उसके ऊपर वाला एक एज में एक, उसके साइड वाला एज में एक। तो कितना 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 हो गया? दो, दो चार, दो छः, ठीक है। उसकी इमेजिनेशन करना पड़ेगा तुमको। इससे स्ट्रक्चर तो अच्छे से मैं ड्रा नहीं कर सकता, फिर भी एक बता देता हूँ ब्रीफ आइडिया, ठीक है। जैसे कि ये क्यूब मान लो, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। इस फेस की तरफ और एक क्यूब लगा है, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, मान के चलो जिस तरह ये एक आटम है इसी फेस में लगा है, इसी के ऊपर वाले फेस में और एक कमरा लगा है, इसी के नीचे वाले, मतलब सारे फेस में एक एक कमरा लगा है, ठीक है। तो ये ये जो आटम है इसको इसके साथ कौन कौन होंगे? एक तो ये जुड़ा होगा ये वाला, और एक ये वाला जुड़ा होगा, इसी की तरह ये नीचे वाला जुड़ा होगा, इसी तरह इसके ऊपर वाला जुड़ा होगा, ठीक है। दो दो चार हो गए। फिर इसका सीधा वाला जो ये है और एक इसके पीछे वाला जो ये है, ठीक है। उसी तरह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब कितने आटम उसको टच करते हैं तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको मैं पहले से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सोचना चाहिए। मैं तुमको एक बार क्यों ना, दो बार क्यों ना, 3 बार, जितना भी बार समझा दूँ, अगर तुम खुद नहीं सोच रहे हो कि ये कैसे होता है, 3D इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर ये कोई काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, रट लेना। नीट और जेईई मेन के तक काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा वो लोग टफ नहीं पूछते हैं, तब तक काम चल जाएगा, तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। सिंपल क्यूबिक बस पूछ लेगा ऐसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, वो था, वो सब तुम कर लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जेईई एडवांस में ये सोचना पड़ता है कि अगर एक कमरा काट दिया जाए एक फेस की, एक कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 50% करवा दिया जाए, एडवांस में कैसे क्वेश्चन आएगा? मान के चलो जैसे कि बोलेगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 50% काट दिया जाए, मतलब उसका कितने, वो जितने आटम की कॉन्टैक्ट्स में है उतने से 50% आटम घटा दिया जाए और उनका रेडियस हाफ कर दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे? तब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, इसीलिए मैं जेईई मेन और नीट लेवल के बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। इसका कितना हो जाएगा, अब तुमको सोचना पड़ेगा। फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आटम्स कहाँ कहाँ पे थे? एक तो आठों कॉर्नर में थे और एक फेस के बीच में हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, 6 फेस के बीच बीच में हुआ करते थे और आठों कॉर्नर पे रुका करते थे। तो मान के चलो कोई एक फेस के एक आटम उठा लो बीच वाला, ठीक है। फिर उसके साइड वाले सारे कमरा अपने मन में ड्रॉ करके तुमको सोचना पड़ेगा कि कितने आटम्स के कॉन्टैक्ट्स में एक एटम है, ठीक है। कोई भी आटम तुम चुन लो, वो चाहे फेस सेंटर हो, वो चाहे कॉर्नर आटम्स हो, ठीक है। मान के चलो एक कॉर्नर आटम्स, ठीक है। वो कॉर्नर आटम्स कितने आटम्स के टच में आया होगा? उसके बगल वाले, एक तो उसका जो मतलब 6 होंगे आसपास वाले, जैसे कि सिंपल क्यूबिक में 6 ही था, ठीक है, वो 6 तो हो ही जाएगा, ठीक है। और उसके आसपास जितने फेसेस हैं उसके सेंटर वाले कितना टच किए होंगे, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। मैं बस तुमको समझा सकता हूँ ब्रीफली कि ऐसा हो सकता है 3D में। तो आखिर में तुमको ही सोचना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि एक आटम ये है, इसको ये टच करेगा, उसके आगे वाला टच करेगा, ये वाला टच कर रहा है तो फिर ये वाला टच करेगा, उसके नीचे वाला टच करे, उसके ऊपर वाला टच करेगा, तो 6 हो गया, ठीक है। उसका साइड वाला जो फेस होगा ये टच करेगा इसको, इसका साइड वाला जो ये जो होगा इसके फेस के सामने जो होगा ये टच करेगा, इसके ये फेस में जो होगा ये टच करेगा, ये फेस में जो होगा ये टच करेगा, उसके साइड वाले फेस में उसके बगल मतलब ये वाला जो होगा प्लेन, उसी के जो होगा वो टच करेगा इसको, और इसकी उसी तरह ये 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह ऊपर वाले टच करेगा और नीचे वाले टच करेगा, ठीक है। मतलब
क्या, ये एक हो गया, 2 हो गया, 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 10 हो गए, और क्या क्या रहेगा, आटम यहाँ पे है हमारा, ठीक है। ये जो प्लेन है देखो, ये वाला प्लेन ऊपर वाला, ये इसमें टच करेगा, और एक उसी तरह जब ये हो जाएगा प्लेन इसी का, ये एक टच करेगा, ठीक है। उसी तरह 12 हो जाएगा, 12, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई बात नहीं, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रट लेना, कोई काम का चीज़ नहीं है अभी, जब तक तुम एडवांस तक नहीं पहुंचते। जेई एडवांस में पूछता है कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। लेकिन जेई मेन एनसीईआरटी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में यही पूछेगा कि एफसीसी का क्यूबिक यूनिट सेल कितना था। तुम बोलोगे एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, तो तुम बोलोगे 12 था। कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम अगर समझ नहीं पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा बात है, तुम लोग दिमाग लगा पा रहे हो। नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बीसीसी में कितना होगा, बॉडी सेंटर में कितना था, 8 कॉर्नर में था और एक सेंटर में था। तो कैसे कैसे सोचेंगे, सोच लो एक बार, ठीक है। एक मैं और एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 8 कॉर्नर पे था, सारे कॉर्नर्स में एक एक होंगे, ओके। कोई एक कॉर्नर आटम को उठा लो और वो कितना आटम को टच किया हुआ है वो देख लो, ठीक है। मान लो ये आटम, फिर हम इसको ही उठा लेते हैं, वो ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि 6 जितने सारे फेस में है, जितने सारे फेसेस है, उतने और एक क्यूब ड्रॉ करेंगे उस फेस को एक रेक्टेंगुलर बेस लेके, ठीक है। तो ये कितना आटम को टच किया हुआ है, आटम से मैं वहाँ से मैं सिंपल क्यूबिक में बोला था कि एक तो ये है, ठीक है, और एक तो इसके पीछे वाला है, और इसके ऊपर वाला है, इसके नीचे वाला है, और इसके साइड वाला है, और इसके साइड वाला है। तो फिर 6 तो हो ही गया, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो 6 ही था, यहाँ पे भी 6 ही हो गया, क्योंकि ये पहले सिंपल क्यूबिक का काम करता है, फिर जाके एक आटम बॉडी सेंटर पे रखता है, ठीक है। और बॉडी सेंटर पे देखेंगे तो एक तो यहाँ पे होगा बॉडी सेंटर, ठीक है, और एक और कितना हो जाएगा, एक बॉडी सेंटर इस क्यूब के लिए यहाँ पे हो जाएगा, और एक जो ये साइड वाला जो क्यूब होगा उसी में यहाँ पे भी हो जाएगा बीच में। तो उसी तरह 2 आटम्स की टच में आ जाएगा, उसी तरह हो जाएगा उसका 8, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो रट लेना इसको, ज़्यादा मतलब ज़्यादा यही सोचना मत कि मैं समझ नहीं पाया तो मैं गधा हूँ, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम जितना भी कर पा रहे हो वो सही है, क्योंकि ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है, बस पूछ लेता है कभी कभी। लेकिन जब तक ये एडवांस में ना चले जाते तो चलो ठीक है, इतना तो काफ़ी है, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कभी, ठीक है। नाइबर क्या होता है तो तुमको पता है, ठीक है। ये कितना था 2r, ये कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ तुमको। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 टचिंग आटम, ठीक है। ये बोलेगा कि मतलब ये केमिकल वर्ड से, ठीक है, ये मतलब साइंटिफिक वर्ड से ये पूछ लेगा कि तुम बताओ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर। हम लोग ऊपर सर करके देखेंगे, यार ये क्या पूछ लिया, हमको पता भी नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में यही वही है कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टचिंग एटम, ओके। ये उसी का साइंटिफिक वर्जन है, नियरेस्ट नाइबर, ओके। जैसे कि कोई एक एटम मान के चलो एक क्यूब में, ठीक है, 2 एटम मान के चलो, ठीक है, ये एक है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में नियरेस्ट नाइबर जो है, नियरेस्ट नाइबर मतलब पास में होगा और पड़ोसी ही होगा, ठीक है। ये भी, ये उसकी पास में है और पड़ोसी भी है, ठीक है। ये कितना है r, ये कितना है r, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है a, ठीक है। मतलब जो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितना है 2r है, ठीक है, इसलिए 2r लिख दिया, ठीक है। अभी ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, आगे वाले पेज में करेंगे।
अब हाँ, ये क्या था, स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय रेडियस रेशियो रूल, ये हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तुम हमारे सारे लेक्चर्स देख लो, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा सॉलिड स्टेट क्या है क्या नहीं है। ओके, सारे के सारे चीज़ कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ये सब चीज़ देख के तुम डरना मत। ब्राविस सेल, ब्रावेल्स लाटिस, यूनिट सेल पैरामीटर्स, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, टोटल क्रिस्टल, ब्राविस लाटिस, ये सब चीज़ मैं अच्छे से तुमको पढ़ा दूंगा। आगे वाले मतलब स्लाइड्स में जाके सारी चीज़ मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, क्योंकि हम पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ लिए। ठीक है, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, इसको राउंडिंग अप कर लेते हैं। सब चीज़ पढ़ेंगे, कोई किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का, कि एक मान के चलो जैसे कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस, एक क्वेश्चन है पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर, क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, ओके, and distance between टू नियरेस्ट एटम, वही बात है। ठीक है, टू टचिंग एटम, टू नियरेस्ट एटम इज, मान के चलो एक लिख लो, कोई 141 में लिख लिया। ठीक है, पिकोमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट एज लेंथ and volume of unit cell, and volume of unit cell। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हमको पता चल जाएगी चीज़ क्या है। ठीक है, सो FCC में हमको पता है 4r इक्वल्स टू √2a था। ओके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 लगे डिवाइड कर देना है और 2 रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो 2√2 आ जाएगा, 2√2r। ओके, तो 2√2 इंटू 141 इंटू 10⁻⁻12। ओके, 10⁻⁻12। ओके, सो कितना हो जाएगा, ये आ गया, कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये जितना भी आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, उसका क्यूब निकालना है, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। ठीक है, सो ये क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा कुछ एक, तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो फिर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, 4/3 IR क्यूब। ओके, 4/3 करके IR क्यूब कर लेंगे, तो वो आटम का मतलब जो FCC यूनिट सेल में कॉपर क्रिस्टलाइज जो किया है, उसी में जो एक आटम है, एक मतलब क्या आटम तो क्रिस्टलाइज करते हैं ना, तो उन्हीं से बीच में कोई एक आटम का आ जाएगा क्या वॉल्यूम, 4/3 πr क्यूब करेंगे, πr क्यूब करेंगे। ठीक है, 4/3 πr क्यूब करेंगे, तो जो आटम क्रिस्टलाइज हुआ है किसी एक का आ जाएगा, तो कितना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 4/3 πr, 4/r का कितना था 141 इंटू 10⁻⁻12। मैं बता रहा हूँ कि तुमको कोई भी चीज़ पूछ ले तो तुम कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, एक तो 4/3 πr क्यों कर लोगे, तो फिर वो आटम का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर अगर वो पूछेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो फिर a क्यूब कर लेना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, और हाँ, तो अगर कभी हमको पूछ लेता है कि अनऑक्युपाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, हमको तभी तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्युपाइड पहले पता चल जाए, फिर तो अनऑक्युपाइड को 100 से माइनस कर लेंगे ना। हमको
याद रहना चाहिए कि मैं पहले से तुमको बताया था कि जो एफसीसी होता है उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड वाला था वो कितना था, वो 74% था। मैं पहले तुमको बता चुका हूँ। तो अनऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 74 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, तो 26% ही है। ठीक है, तो ये जो ए क्यूब आ गया है ये कितना है, वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अनऑक्यूपाइड वाला कितना हो जाएगा ना, अनऑक्यूपाइड का वॉल्यूम कितना है 26/100 इंटू, मतलब ये कितना पार्ट है अनऑक्यूपाइड पार्ट 26% है। ठीक है, तो 26/100 इंटू ए क्यूब। ठीक है, कर लेना, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे यहाँ से ए क्यूब निकाल देना और यहाँ पे लगा देना। ठीक है, हो जाएगा आगे। तो ये था पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D और उनका अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन उनमें से। ठीक है, अब पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D, वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D में वॉल्यूम लिया करते थे अपन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, और यहाँ पे ले लेंगे एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम। ठीक है, बस ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है ये सॉलिड स्टेट, धीरे धीरे समझ जाओगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी तुमको। ओके, तो पढ़ेंगे अभी पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़े थे पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D, अभी पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बस ए वॉल्यूम की जगह पे एरिया आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जेड इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक आटम जो है उसका मतलब एक आटम जो है उसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप का होगा। ठीक है, मतलब एक ठीक है, तो फिर जैसे कि मान लेते हैं पहले इसका, चलो वही पहले लिए थे किसका, अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, इसका ले लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल है ए इक्वल्स टू आर है यहाँ पे। ठीक है, तो जानते हैं हम। ठीक है, और इसका जो जेड होगा, देखो 2D स्ट्रक्चर है तो फिर ये एक ही है, मतलब ये क्यूब नहीं है। ठीक है, ये एक ही है, मतलब इसका एक ही फेस है, एक ही फेस, और क्यूबिक का एक फेस का निकालना है, क्योंकि एक 2D है। ठीक है, 2D है और इसके 4 कर्नर्स हैं, मतलब 8 कर्नर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2D वाला फिगर है, ये एक ही प्लेन में रुका है अभी। ठीक है, तो उसके चारों कर्नर्स हैं, चारों कर्नर्स पे 4 आटम्स हैं, तो यहाँ पे भी ए इक्वल्स टू 2r हो गया है। ठीक है, और इसका जो जेड हो जाएगा कितना, 4 है, 4 आटम्स, 4 × 1/4 हो जाएगा।
ये 2D वाला है क्योंकि चारों कर्नल्स में फैला हुआ है और 4 आटम से, तो 4 × 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1 × πr² डिवाइडेड बाय a², a की जगह पे 2r का होल स्क्वायर लिख लेंगे, आ जाएगा कितना हमारा π/4 मतलब 78%। ओके, हो गया। उसी तरह अभी फेस वाला निकाल लेंगे, मतलब एक बीच में फेस में है उसी का निकाल देते हैं। ठीक है, इसको टच किया हुआ है, ठीक है, इसको टच किया है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पहले तो सेंटर को सेंटर जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए है, ये भी पूरा का पूरा ए है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4r = √2 है। ठीक है, ये तो हमको पता है। ठीक है, ये पार्ट 1 चला गया, अभी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4r = √2 है, ये तो दिख रहा है अपन को। ठीक है, तो a = 2√2r लिख लेंगे। ठीक है, और z कितना है यहाँ पे, z है 4 × 1/4 + 1, एक बीच में है। ठीक है, तो आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, z आ गया 2। तो अब निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इसका। ठीक है, कितना लिखेंगे, 2 × πr² अपन 2√2r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लोगे इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो r² कट जाएगा और 4 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा, π/4 भी आ जाएगा, π/4 आ जाएगा ना। ठीक है, π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह निकाल लेंगे अगर कोई पूछेगा यूनिट सेल। ठीक है, अभी मान के चलो कि हेक्सागोनल का पूछ लिया। ठीक है, जैसे कि मैं हेक्सागोनल ड्रॉ करता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेक्सागोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अभी ये है, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और कैसे बनाएंगे हेक्सागोन, ये देखो बन गया हमारा हेक्सागोन। ठीक है, अब पूछेंगे कि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल जो है 2D अरेंजमेंट में जो है उसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ। तो हम कैसे बताएंगे इसका, यहाँ पे तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि हेक्सागोनल का जो साइड है, ये एक जो साइड है ये ए है मान के चलो, तो ये आर और ये आर, तो हो गया कितना, a = 2r हो गया। ठीक है, तो इसका z कितना हो जाएगा। ठीक है, z कैसे निकालेंगे, देखो 6 आइटम से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इतना इसका ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, 1/3 आ जाएगा। 1/3 कैसे आएगा, ठीक है, देखो ये 1/3 कैसे आया, और ये 1/4 कैसे आया, और यहाँ पे भी 1/4 कैसे आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये एंगल्स कितना है मेरे को बताओ, ये एंगल एक हेक्सागोन का जो ये एंगल होता है ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 120 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, ये 1/3 है, मतलब पूरे 360 डिग्री आटम्स में ये कितना ऑक्यूपाई किया है, 120 डिग्री ऑक्यूपाई किया है, तो फिर 120/360 कर लेंगे तो फिर 1/3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी देखो ये कितना, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये 90 डिग्री ऑक्यूपाई किया है 360 डिग्री में, तो आ जाएगा कितना 1/4। मतलब इसीलिए हम 1/4 मल्टीप्लाई किए, इसीलिए हम यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 6 × 1/3 प्लस, और एक तो बीच में है, ठीक है, इसलिए +1 कर लेंगे, आ जाएगा = कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, सो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये अलग है। ठीक है, ये इसका है,
बहुत ही आसान चीज़ है। 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू इसका कितना आ जाएगा, मतलब इसका जो एरिया है वो कितना है एक हेक्सागोन का, मतलब √3/4 ए स्क्वायर। ये तो पता मतलब पढ़े हो गए छोटे क्लास में, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए कितना है, ए 2r है, ए की जगह पे 2r लिख देना, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं 2r लिख देता हूँ। 2r ये रिलेट हो रहा है। ओके, सॉरी ये रिलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना 3 इंटू पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 6। 6 कितना था, 6 तो हमारा मतलब क्या था 6, मतलब क्या एक 6 इंटू √3/4 पाई आर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक आटम्स के मतलब एक आटम्स के लिए √3/4 इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 आटम्स हैं इसलिए 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह पे 2r स्क्वायर लिख देंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, इसका आंसर कितना है। तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये रिलेट हो गया, इसको मत लिखना। ठीक है, और 3 इंटू, अब चल मैं इसको क्लियरली बता दे रहा हूँ, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू 2r है, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, तुम कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, आ गया π/2। ओके, π/2 आ गया इक्वल्स टू 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, 90%। और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D अरेंजमेंट इज इक्वल टू 90%। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कल की क्लास में और एक बार बता दूंगा। ठीक है, फिर आगे जाके हम बहुत सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।